जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे ये खान सर का बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा सिपाही जो 27 हल प्रश्न में 10 प्रैक्टिस सेट जो खान सर दिए हैं दोस्तों, उसमें से सेट नंबर आज 3 का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊं तो सबसे पहले आप पर पहुंचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 क्या कहता है दोस्तों, आइए। कहता है, इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, और उसके बाद इसको हम करते हैं सोल्व। कहता है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरे निर्मित है किसकी? तो ये सेल खड़ी की निर्मित है, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरे सेल खड़ी से निर्मित है। इन मुहरों से पता चलता है कि यहाँ विदेशी व्यापार होता था। यह मुहरे बेलनाकार, आयताकार व वर्गाकार रूप में प्राप्त हुई। यह अधिकतर मुहरे पर अभिलेख एक सींग वाला बैल, भैंस, बाघ, गेंडा, हिरन, बकरी, देहात के चित्र अंकित है। इनमें सर्वाधिक आकृति एक सींग वाले बैल की है। सबसे ज्यादा मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा दोस्तों क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे, ऑप्शन सी। तो व्याख्या में कहता है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकुवंशिक शासक जो आशावेशन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन नाम के इक्ष्वाकुवंशीय राजा थे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों सरदार पटेल के, ऑप्शन बी। व्याख्या में दोस्तों कहता है, भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रिसायते को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नील की खेती के से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था, नील की खेती के लिए आंदोलन। आइए, चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील की खेती से है। यह आंदोलन तिकनिकठिया पद्धति 3/20 के विरोध में किया गया था। महात्मा गांधी वहां पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो पूर्णतः सफल रहा था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो ये बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ऑप्शन बी। कहता है कि प्रेसिडेंट से शहरों में अंग्रेजों का सीधा शासन होता था। मुंबई, बंगाल, मद्रास ब्रिटिश भारत में प्रेसिडेंसी शहर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस हब के रूप में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत का एक उपनिवेशित क्षेत्र था जो अविभाजित बंगाल से बना था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो ये मेरठ में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी। कहता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। यह एक तरह से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाने वाली ग्रीष्म था। इसका नेतृत्व मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा किया गया था। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बताया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों। कहता है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन ए। कहता है, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत का गवर्नर जनरल था। इसके कार्यकाल 1856 से 1862 में गवर्नर ऑफ इंडिया जो 1858 एक्ट पास हुआ। इसके अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही वायसराय घोषित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो ये कहते हैं रॉबस्पियर, ऑप्शन सी। रॉबस्पियर के शासनकाल को आतंक का राजकाल कहा जाता था। रॉबस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति बनाई। इन्होंने कुलीन, पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य भी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। कोई दोषी पाया तो उसका सिर कलम कर दिया था। मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी।
आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कल्चर रिवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो मायो जोडांग, ऑप्शन सी। कहता मायो जोडांग चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक और समाजवादी दल के नेता थे। इनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। यह संसार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिने जाते हैं। माओ जेडोंग चीन के राष्ट्रपति रहे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब तैयार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। व्याख्या में दोस्तों कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप भारत के संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यह 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया द्वारा की गई थी। इसमें 3 समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियां हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। आइए कहता है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वें प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन की प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संशोधन को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत बनाया गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन सी। कहता है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श को फ्रांस के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग आदि अमेरिका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, थोड़ा सा जूम हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो अंग्रेजी का। यह संविधान के मान्यता नहीं प्राप्त हुई भाषा के दोस्तों अंग्रेजी। कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। सन 1992 ईस्वी के कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद 2003 में बोडो भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो यह किया गया दोस्तों 1976, ऑप्शन डी। कहता 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 51 के क के रूप में शामिल किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु में नहीं है, ऑप्शन सी। कहता है तमिलनाडु में एक विधानमंडल है। और वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 250, ऑप्शन बी 250 सदस्य। कहता है राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो ऑप्शन ए 1992। कहता है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 में मिला। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा यह संवैधानिक व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में पंचायती राज प्रथम बार 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नवगढ़ जिले में लागू किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों 1993, ऑप्शन बी। कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1993 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। यह वैधानिक संस्थान बॉडी है। यह सदन के अधिनियम के बाद बनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है।
तो कौन हो जाएगा दोस्तों? 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए इसका व्याख्या पढ़ते दोस्तों। कहता है व्याख्या कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली को जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष 60 दिनों से अधिक के लिए करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है नेपच्यून के अलावा किन अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये पृथ्वी को कहते हैं, ऑप्शन ए। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं दोस्तों। व्याख्या कहता है कि व्याख्या में नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी लगभग 29% भाग महाद्वीपों और द्वीपों से संयुक्त भूमि है। 71% पानी के साथ कवर पृथ्वी के अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ के ढके हुए हैं। पृथ्वी की बाहरी परत कठोर हिस्सों में विभाजित है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है? तो दोस्तों देखिए किसका नहीं सही मेल है। तो ओसाका का जापान में है औद्योगिक क्षेत्र, लंकाशायर ब्रिटेन का है और सेलम भारत का है। बर्मिंघम ये फ्रांस का नहीं है। आइए इसका व्याख्या पढ़ते दोस्तों। कहता है कि व्याख्या कहता है बर्मिंघम फ्रांस का सही मेल नहीं है, यह इंग्लैंड का एक शहर है। बर्मिंघम जो है इंग्लैंड का एक शहर है। ओसाका जापान का एक शहर है। जापान छोटे बड़े द्वीपों का देश है जो एशिया महाद्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो तथा मुद्रायेन लंकाशायर ब्रिटेन का एक शहर है जो ब्रिटेन के उत्तर पश्चिम में स्थित। इसका क्षेत्रफल 1866 वर्ग मील है। सेलम भारत के तमिलनाडु राज्य का शहर है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? तो ये प्रस्वेदन कहलाता है, ऑप्शन बी। कहता है वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल के नमी सोख लेता है उसे प्रस्वेदन कहते हैं। इसके कारण की पृथ्वी पर वर्षा होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये पेट्रोलियम से है, ऑप्शन बी। कहता है मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। यह अरब सागर में स्थित है। इसे 1976 में खोजा गया था। यह ओएनजीसी के अधीन है। तेल संचालन भारत के तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा चलाया जाता है। और आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है तो लाल सागर जोड़ती है, ऑप्शन डी। आइए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यह अफ्रीका और एशिया के बीच की सीमा को विभाजित करती है। यह दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण भारतीय महासागर से बचते हुए और अरब सागर से लंदन की यात्रा दूरी को कम करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी। कहता है व्याख्या में दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना तेलंगाना में स्थित है। यह 1966 में निर्मित हुई है और यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन ए। कहता है मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी है। कहाँ बनी है दोस्तों? तो मयूराक्षी नदी पर बनी है और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत व सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है क्या? तो अकेसिया, ऑप्शन सी। कहता है अकेसिया वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। और महोगनी, रोजवुड और आयरन वुड वनस्पति विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। तो कहता व्याख्या में दोस्तों रोपण कृषि उस कटिबंधीय क्षेत्रों की जाने वाली कृषि है। यह व्याख्या कृषि का ही एक रूप है जहां फसलों के लाभ के लिए कृषि का कार्य की जाती है। और रोपण कृषि हमारे देश की कृषि के उच्च उत्पादन और रोजगार के साथ ही साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने के विशेष योगदान देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्तों कि भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो यह है दोस्तों मक्का का, ऑप्शन बी। मक्के का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भारत है। भारत में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी। कहता है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। अभी वर्तमान में दोस्तों भारत की हो गई है। ये उसके बाद भारत और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कहता है
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है दोस्तों राष्ट्रीय आय को अनुमानों का संग्रह, ऑप्शन सी। तो आइए इसका व्याख्या में पढ़ते क्या कहता है कि CSO का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना है। CSO द्वारा ही थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है दोस्तों कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये तारापोर समिति, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं, कहता है व्याख्या में दोस्तों कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तन के लिए तारापोर समिति बनी है। यह बैंक ऑफ इंडिया द्वारा SS तारापोर की अध्यक्षता में गठित समिति थी। इसमें 1996 में कुछ निश्चित दशाओं की पूर्ति कर क्रमिक ढंग से पूंजी खाते से परिवर्तन करने की सिफारिश का उल्लेख किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो यह दोस्तों कोटा मंडल। कहता है कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यह पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। इसका निर्माण 1 अप्रैल 1952 को हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है दोस्तों कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंच पर जैव विकास का संदर्भ में अध्ययन किया था, तो ये गालापोसाग द्वीप पर, ऑप्शन डी। कहता है व्याख्या में दोस्तों कि गालापोगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापोगोस द्वीपीय क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि के पश्चिम तट पर लगभग 600 मील की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप की राजधानी प्यूर्टो बेकिरोजो मुरेनो है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन बी। कहता है विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने जाने का उद्देश्य ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचना और उन्हें जागरूकता बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अलावा भारत में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की जाती है, ऑप्शन बी। कहता है पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। यह त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन बैल दौड़ का भी आयोजन किया जाता है जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 कहता है लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों बी में है, ऑप्शन बी। कहता है कार्यांतक कहलाता है, ऑप्शन बी कायांतक। कहता है लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। वृद्धि का मतलब ग्रोथ होना। आइए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है प्रोटीन संश्लेषण होता है कब? तो ये राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? तो राइबोसोम में। तो 1955 में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जो जॉर्ज प्लाड ने राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज प्लाड ने 1955 में खोज की थी। उन्होंने इस खोज के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कहता है राइबोसोम की दो इकाइयों हैं जो प्रोटीन के निर्माण में कार्य करती है। आइए कहता है फिर कि जीवाणु एक नीला हरित शैवाल को छोड़कर सभी पादप एवं जंतु कोशिका द्रव में बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंध कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना तथा कोशिका को आकृति प्रदान करना है। झिल्लियों का तंत्र एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहलाता है। आइए क्वेश्चन 39 कहता है हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? तो ये कंडरा जोड़ता है, ऑप्शन बी। कहता है कंडरा हड्डी और पेशी को जोड़ता है। पेशी एक अस्थि से निकलती है जो इसकी मूल बिंदु कहलाती है तथा दूसरी अस्थि पर कंडरा द्वारा लगती है जो इसकी चेष्टा बिंदु कहलाती है। कुछ पेशियों ऐसी भी है जो कला वितान में लगती है। दोनों के बीच में लगे लंबे मांस सूत्र रहते हैं जिनकी संख्या बीच के भाग से अधिक होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है दोस्तों मानव पित्त को जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्राकृत है क्या? तो क्षारीय है, ऑप्शन सी। कहता पित्त रस प्रकृति में क्षारीय है। इसमें जैविक नमक होता है जिसे पित्त नमक के रूप में जाना जाता है। पित्त के रस में पित्त लवण होते हैं जैसे बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ये छोटी आंत
में बड़े वसा वाले ग्लोबिस को छोटी आंत में तोड़ देते हैं ताकि अग्नाशय एंजाइम आसानी से इन पर कार्य कर सके। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो यह हार्वे ने दी थी, ऑप्शन बी। कहता है विलियम हार्वे मानव शरीर में रक्त के पूर्ण परिसंचरण को पहचानने और इस विचार का समर्थन करने के लिए प्रयोग और तर्क प्रदान करने वाले पहले व्यक्ति थे। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है मानव खोपड़ी की मध्य कान को अलावा कुछ हड्डियां होती है कितनी? तो 22 होती है। आइए क्वेश्चन नंबर मानव की खोपड़ी को दो भागों में बांटा जा सकता है और यह कहता है चेहरे की कुल 14 हड्डियां होती है, कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का हार्मोन है दोस्तों एड्रिनल, ऑप्शन बी। कहता है एड्रिनल हार्मोन अधिकृत ग्रंथि के मडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। इसलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में भी जानते हैं क्योंकि यह त्वरित प्रक्रिया की शुरुआत करता है जिससे व्यक्ति को तनाव से लड़ने में और सोचने समझने की मदद मिलती है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रंगों से बचाता है? तो ये बचाता है काली खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया से। कहता है डिप्थीरिया डिप्टी संयोजित टीका की एक श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्य को होने वाले भी संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिए जाते हैं, डिप्थीरिया, प्यूट्रिसिस, काली खांसी और टिटेनस के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है वह गैस जिसके कारण भोपाल में गैस दुर्घटना हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी। कहता है मिथाइल आइसोसाइनाइड एक ऐसा द्रव है जिसका कोई रंग नहीं होता, बहुत ही कम तापमान में यह उबलने लगता है यह काफी ज्वलनशील भी होता है। हवा के संपर्क में आते ही यह जलने लगता है, इसकी गंध बहुत तेज होती है। भोपाल गैस दुर्घटना भी इसी गैस के कारण हुई थी। अमोनिया गैस हवा से हल्की होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो क्यूबिक मीटर ये मौलिक इकाई नहीं है। कहता है 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े तथा 1 मीटर ऊंचे घन का आयतन 1 घन मीटर होता है। आयतन की एसआई इकाई या यूनिट क्यूबिक मीटर होती है। लंबाई की मौलिक इकाई मीटर है, भार की मौलिक इकाई किलोग्राम है, तापमान की मौलिक इकाई केल्विन है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित में सदिश राशि है कौन? तो वेग है, ऑप्शन ए। कहता है वेग एक सदिश राशि है, अन्य द्रव्यमान, समय, लंबाई ये सभी अदिश राशि है जिनकी कोई दिशा नहीं होती। आइए क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो एक रेलगाड़ी की जड़त्व अधिकतम होगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है जब एक तक कि कोई बड़ा बल उसको अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए विवश न कर दे। जैसे कि ठेला गाड़ी को चलने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में नफ के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला से अधिक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है यदि एक वस्तु का 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 60 जूल। इसका देखिए व्याख्या क्या है दोस्तों कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है दोस्तों। तो कार्य क्या होगा? तो बल दिया है यहाँ देखिए 60 यूनिट दिया है, यहाँ वस्तु दिया 60 यूनिट, वही बल 60 यूनिट हो गया, विस्थापन हो गया 10। तो कार्य बराबर क्या है? बल गुने विस्थापन, तो 60 गुने 10 इसका टू 600 जूल। ऑप्शन हो गया इस तरह सी। देखिए ऑप्शन सी हो गया 600 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर व्याख्या कहता है कि वाहन को रोकने के लिए यातायात संकेतों में लाल रंग का उपयोग करने का मुख्य कारण यह है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और यह कम से कम बिखरा हुआ है तो सबसे लंबी दूरी को यात्रा कर सकता है और बारिश, धुंध और कोहरे के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है कितना? तो 212 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी। कहता है 212 फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक होता है। फ़ारेनहाइट एक थर्मोडायनामिक तापमान पैमाना होता है जहां पर जल का क्वथनांक बिंदु 212 फ़ारेनहाइट, हिमांक बिंदु 32 फ़ारेनहाइट होता है। कहता आइए क्वेश्चन नंबर 52 कहता विभिन्न रंगों का समूह को क्या कहते हैं? तो ये वर्ण पट्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए। कहता है विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण पट्टी कहते हैं क्योंकि वर्ण पट्टी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले ऑप्टिकस ने किया
था, जहां इंद्रधनुष के रंगों में अनगिनत विधाताएं देखी गई। जब जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रवेश में बढ़ जाता है। इस तरह के प्राप्त रंगों को समूह को आवरण पटल या विक्रमम कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहता है प्रत्यावर्ती धारा एक वैद्युत धारा है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिणाम के विपरीत समय के साथ लगातार अपनी परिणाम बदलती है, जो केवल एक दिशा में बहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 कहता है पल्सर होते हैं क्या? तो ये होते हैं तेजी से घूमने वाला न्यूट्रॉन तारे। कहता है पल्सर एक अत्यधिक चुंबकीय घूर्णन वाला कॉम्पैक्ट तारा है जो अपने चुंबकीय ध्रुव से बाहर विद्युत चुंबकीय विकिरण के किरणों के उत्सर्जन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो ये टेलीविजन सेट का है। ऑप्शन सी। कैथोड रे ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें एक या अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से एक फास्फोरेसेंट स्क्रीन पर चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए बीम को जोड़ दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दोस्तों कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोहर के द्वारा। बोहर। ऑप्शन डी। कहता है नील बोहर द्वारा 1913 में यह बताया गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और कक्षाओं में घूमते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 57 कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो ये दिखाता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। ऑप्शन ए। कहता है जैसे जैसे एक आवर्त में चलते हैं तो नाभिक आवेश बढ़ता है, परमाणु आकार घटता है और इसलिए आयनिक ऊर्जा भी बढ़ती है। एल्युमिनियम में से इलेक्ट्रॉन 3p कक्ष से निकलेगा जबकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्ष 3s में निकलेगा। क्योंकि एक स्थिर कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल है इसलिए मैग्नीशियम की आयनिक ऊर्जा अधिक होगी एल्युमिनियम और सिलिकॉन से। आइए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है सभी अम्लों का साझा तत्व है कौन? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन डी। और कहता है हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि सभी तत्वों का साझा तत्व होता है। यह एक जैसा धर्म है, इसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता। यह सबसे हल्का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। कहता है नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है जो कि 78% है। यह रंगीन, गंधहीन और प्रायः अक्रिय गैस है। इसकी परमाणु संख्या 7 है। कहता है सल्फर या गंधक एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 16 है। यह ऑक्सीजन के समूह में आता है जो इसे पदार्थ में विभिन्न रूप में विद्यमान रहता है। कहता है ऑक्सीजन रंगीन स्वादहीन गैस है जो कि पूरी प्राणी जाति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके परमाणु संख्या 8 है तथा नाइट्रोजन के बाद पाए जाने वाले सबसे अधिक गैस है। कहता है क्वेश्चन नंबर 59 दोस्तों कि सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है तो शून्य क्रम। ऑप्शन बी। कहता है उदाहरण के लिए उत्प्रेरक सतह सोना या मोलिब्डेनम अणुओं द्वारा कवर किया जाता है और उत्पाद के गठन के समय भी इसकी एकाग्रता बनी रहती है। इस प्रकार यह शून्य क्रम प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है तो कौन? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ऑप्शन ए। कहता है ग्लूकोज या श्वसन कार्य का ऑक्सीकारक गर्मी ऊर्जा की एक विशाल मात्रा का उत्पादन करता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। इसी तरह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी गर्मी ऊर्जा पैदा करता है और इसलिए हम ग्लूकोज के एक एक्सोथर्मिक थर्मिक प्रक्रिया के रूप में मान सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कहता है दोस्तों कि रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। उपरोक्त में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी। कहता है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, निकाय के एंथैल्पी में परिवर्तन होते हैं, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होते हैं, नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, रंग बदलता है, गंध निकलना इत्यादि। और आइए क्वेश्चन नंबर 62 कहता है मिश्र धातु में खाली स्थान के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया में ट्विटसन प्रक्रिया कहलाती है क्या? तो चांदी कहलाती है। ऑप्शन डी। कहता है पैटिंसन प्रक्रिया पेंटिनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा दी गई। एक प्रक्रिया में शीशे में
से चांदी को निकाला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 कहता है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम को किया जाता है। ऑप्शन सी कहता है परमाणु ऊर्जा के निर्माण में वर्तमान समय में यूरेनियम धातु के खनिजों का उपयोग होता है। यूरेनाइट तथा पिच ब्लाइंड में यूरेनियम की ऑक्साइड की मात्रा 69 से 91% तक होती है तथा यूरेनियम के प्रमुख खनिज है पिच ब्लेंड तथा यूरेनाइट है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है बॉक्साइट भारत में बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन पाया जाता है कॉपर एक भौतिक तत्व है जिसका उपयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है मानव शरीर में निम्न में से क्या लुकीमिया से प्रभावित होता है? तो ये होता है रक्त। ऑप्शन ए कहता है व्याख्या में दोस्तों कि लुकीमिया आपके रक्त और अस्थि मज्जा में पाया जाने वाला एक प्रकार का कैंसर है और यह असमान सफेद रक्त कोशिका के तेज से उत्पादन के कारण होता है। ये असमान श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने के समय नहीं है और लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स के उत्पादन के लिए अस्थि मज्जा की क्षमता को छीन करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को पहुंचाता है। ऑप्शन डी कहता है सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। पृथ्वी के वायुमंडल परत पर कई परत पाई जाती है जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रोफेयर और मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आइए कहता है 64 कहता है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होती है? तो घटती है। ऑप्शन ए कहता है कि 10% सिद्धांत के अनुसार खाद्य श्रृंखला के हर चरण में कुल पिछले चरण के ऊर्जा का 10% हिस्सा अगले चरण में जाता है जिसके हिसाब से 4 से 5 चरणों के बाद ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए खाद्य श्रृंखला कम चरण की होती है तथा हर चरण पर ऊर्जा घटती है। आइए क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा कौन? तो चारा नहीं, चाचा का, चाची का नहीं, चचेरा। चाचा का संज्ञा विशेषण बन जाएगा चचेरा। चाचा संज्ञा से चचेरा विशेषण बनेगा। विशेषण तभी बनेगा जब कोई वाक्य बनेगा। विशेषण शब्द से अभिप्राय है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे। ऐसे शब्द संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे वह मेरा चचेरा भाई है, यहाँ चचेरा शब्द विशेषण का काम करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे पहाड़ है तो क्या है? तो बहुत हो जाएगा। ऑप्शन निम्नलिखित चरण विकल्प का चयन करें वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करती है। तो इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे पहाड़ है तो क्या हो जाएगा? बहुत। ये हो जाएगा विशेषण शब्द की विशेषता बता रहा है। तो कहता है उपरोक्त वाक्य में ऊंचे शब्द विशेषण है जो कि पहाड़ की विशेषता बता रही है और बहुत ऊंचे में बहुत शब्द परिविशेषण है जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 69 कहता है पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है? तो ये कोई नहीं है, पढ़ना कोई भी क्रिया नहीं, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। कैसा क्रिया है दोस्तों? इसमें अकर्मक है, सकर्मक है, द्विकर्मक है तो इस हिसाब से सकर्मक क्रिया हो जाएगा। पढ़ना कौन सी क्रिया का भेद है? तो पढ़ना सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया से अभिप्राय है कि जिस क्रिया से कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सुमन पुस्तक पढ़ती है। यदि वाक्य में प्रश्न करे तो सुमन क्या पढ़ती है? तो उत्तर मिलता है पुस्तक, इसलिए वहां सकर्मक क्रिया है। राहुल फल खाता है तो क्या खाता है? तो फल खाता है, यहाँ जवाब मिलेगा सकर्मक क्रिया। उपरोक्त वाक्य को क्रियाएं समकर्मक है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु तो ये हो जाएगा 7 सिंधुओं का समूह। ऑप्शन सी कहता है सप्त सिंधु शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास से अभिप्राय वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है और वह द्विगु समास कहलाता है। चौराहा 4 रोहों का समूह, यह भी द्विगु समास का। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं अनेकार्थिक शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। कनक का क्या हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा। ऑप्शन ए कनक शब्द के अनेकार्थिक शब्द धतूरा, गेहूं, सोना आदि है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है सुगम शब्द का विलोम या विपर्थक रूप होता है कौन? तो हो जाता है दुर्गम। ऑप्शन बी कहता है दुर्गम का हो जाएगा जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम कहलाता है। सुगम मतलब सरल मार्ग या रास्ता, सुगम कहलाता है। जैसे दुर्गम का विलोम सुगम शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो हो जाएगा संघर्ष करना, ऑप्शन सी। लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना, किसी काम को करने में कठिनाई महसूस करना। वाक का प्रयोग, आज के समय में आईएएस में प्रथम आना लोहे के चने चबाना जैसा है। ये उदाहरण हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 74। 74 कहता है कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? तो ये लता मंगेशकर को मानते हैं, ऑप्शन ए। आइए व्याख्या में देखते पढ़ते हैं। कहता है कुमार गंधर्व में बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को मानते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 में हुआ था। लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका है, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है। तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इनको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 75। कहता संकेत व काव्य के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए। कहता सांकेत मैथिली शरण गुप्त रचिता महाकाव्य का नाम है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। इसके लिए उन्हें 1932 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कृति है। इस कृति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह का जो चित्र गुप्त जी ने किया है वह अत्यधिक मार्मिक और गहरी मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। साकेत राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत के कवि ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन के हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला के विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कहता है 76 कि ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ई जोड़ स जोड़ य जोड़ आ, ईर्ष्या। तो डी हो गया। ईर्ष्या शब्द का संधि विच्छेद ये होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 77। कहता है 4 ब्लैंक स्पेस चूज द प्रॉपर आर्टिकल। कहता है टार्नोटो इज लोकेटेड ऑन लेक ओरिएंटो। तो ये हो जाएगा दोस्तों द। कहता है टर्नेटो द लोकेटेड ऑन द लेक, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता है द का प्रयोग क्योंकि स्पेसिफिक लेक की बात कर रहे हैं इसलिए द का प्रयोग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 78। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन वेन खाली स्थान वी एक्सेप्टेड यू पॉसिबिलिटी। तो क्या हो जाएगा में, वेन में वी एक्सेप्टेड यू। तो हो जाएगा मे का प्रयोग होगा क्योंकि ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं, कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट का प्रयोग करते हैं। आइए क्वेश्चन 79। तथा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आई होप टू फिनिश द वर्क खाली स्थान न्यू ईयर्स डे। तो क्या हो जाएगा बाई। कहता आई होप टू फिनिश द वर्क बाई न्यू ईयर्स डे। कहता है दिन निर्दिष्ट करे जिसके द्वारा कुछ काम किया गया वो हम बाई उपयोग करते हैं। आइए 80। कहता है चूज द वर्ड विच इज साइनम ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। मतलब इवोक का साइनम क्या होगा? तो कॉल फोर्थ, ऑप्शन सी कॉल फोर्थ। डेवलप का होता है विकसित और स्लो का धीमा, कॉल फोर्थ का आगे बुलावा और रिमूव का हटाना। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 कहता है चूज द वर्ड दैट मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड स्टार्टलेट। तो हो जाएगा दोस्तों इसका रिलैक्स्ड, ऑप्शन ए। तो रिलैक्स्ड का आराम से, शॉक्ड का होता है लथपथ, और सरप्राइज का आश्चर्य, और डिस्टर्ब का होता है अशांत, डिस्टर्ब का होता है शांत। आइए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है मेलिक इज ए फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड एक्सप्लेन। होगा इसका आंसर बी में हो जाएगा इल विल। एंगर का होता है दोस्तों गुस्सा, स्पिरिट मतलब होता है टूटा, और इल विल मतलब बैड, और क्रूटली मतलब क्रूरता। ऑप्शन हो गया दोस्तों बी। आइए क्वेश्चन नंबर 83 कहता ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड टू 4 पार्ट ऑन वन पार्ट द एरर विच इज द दैट पार्ट। मतलब किस पार्ट में गलती है दोस्तों उसको चुना है। तो कहता एज ए नेशन सही है। कहता वी जस्ट डिड नॉट नो, इसी में गलती है दोस्तों क्योंकि पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा इसमें। लिखा यहाँ देखिए व्याख्या में जस्ट के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग होता है, प्रयोग नहीं होता, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से बनेगा, जैसे वी जस्ट डोंट नो ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। कहता है इंडिपेंडेंस हैज बाउट इक्वलिटी ऑफ प्रोपर्टी बट मोर लार्ज खाली स्थान इक्वल राइट वाज नॉट इनफ। तो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुवेंटिंग, ऑप्शन ग्रांटिंग। कहता है ग्रांटिंग मतलब होता है ग्रांटी, और ग्रांटी मतलब ग्रांटी होता है दोस्तों एक्सप्लेन में दिया हुआ है। और 85 कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द अमॉन्ग द गिवन अल्टरनेटिव। तो हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी DROIARRHOEA, ऑप्शन डी।
कहता है डेट विच इज फिट टू बी ईस्टर्न इज नॉन इज, क्या हो जाएगा, तो ईबल इडिबल, ऑप्शन सी। इडिबल मतलब होता है खाद, इंटरनल मतलब होता है स्नातक, और टेस्टलेस मतलब होता है फीफा, और इनकेपेबल मतलब असमर्थ। आइए क्वेश्चन नंबर 87 दोस्तों, कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखिए दोस्तों, इसका है, कहता है 11 32 है, तो 12 क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए दोस्तों 11 में 12 गुना किया है तो 32 आ गया है, 132 आ गया है। उसी प्रकार 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 88, कहता है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, एस के बाद क्या आ गया है, टी आ गया है, ओ 15 होता है, पी 16 होता है, हो गया 16, एक एक बढ़ रहा है, सी 3 और डी 4, एक बढ़ा, के 11, एल 12, एस 19, टी 20, एक एक बढ़ा है दोस्तों। इसी प्रकार इसमें एक एक बढ़ा देंगे तो पी 16, 16 एक बढ़ेगा 17, 17 पर क्या होता है तो क्यू होता है। अब पी एक है, एक के आगे क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। और एन 14 होता है, 14 के बाद 15, 15 क्या होता है ओ, और एन हो गया, टी होता है 20, आगे बढ़ेंगे एक जोड़ेंगे तो 21, 21 पर होता है यू, यू होता है दोस्तों, और टी 20, एस 19, 19 एक 20 तो टी। तो देखिए क्यू बी ओ कहाँ है, क्यू बी ओ यहाँ है दोस्तों, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, कहता है 89, कहता है कि एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ किस दिशा में जा रहा है। तो आसान है दोस्तों, बना कहता है एक्स जो है, एक्स दोस्तों उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, देखिए 5 किलोमीटर उत्तर की चला और वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मुड़ने का मतलब है दोस्तों इधर मुड़ेगा, ऊपर जा रहा है तो दाएं इसका इधर हो जाएगा, दाएं मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर तक, 7 किलोमीटर चला है दोस्तों आगे, और फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा और आगे 5 किलोमीटर चलता है, तो 5 आगे यहाँ चला बराबर इसके हो गया। कहता कि यात्रा अब किस दिशा में कर रहा है, तो नीचे जा रहा है, तो नीचे क्या होता है दक्षिण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण देखिए यहाँ है। आइए क्वेश्चन नंबर 90 कहता है दोस्तों, यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 5वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, कहता है कि शुक्रवार किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, तो चौथा दिन शुक्रवार है दोस्तों, तो अगला 7 दिन के बाद 11वां दिन हो जाएगा शुक्रवार, फिर 18 को शुक्रवार, फिर 25 को शुक्रवार। तो यदि 25 को शुक्रवार है, ठीक है, तो 26 को शनिवार, 27 को रविवार, 28 को सोमवार। तो पूछा वही कि यदि चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उसी महीने के 5वें दिन, तो पहला दूसरा तीसरा पांचवा, यहाँ देखिए 5वें दिन, चौथा यहाँ शुक्रवार है तो चौथा पांचवा, तो यहाँ हो जाएगा सोमवार, ऑप्शन डी। तीसरा दिन 5वें दिन के बाद का तीसरा दिन, तो 5वां दिन हुआ ये, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा दिन 28 ही है, और सोमवार। आइए क्वेश्चन नंबर, कहता है कि एक तस्वीर को इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई का बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है, वह तस्वीर किस प्रकार है। कहता है कोई मेरा बहन है तो व्यक्ति का पिता, यहाँ देखिए तो व्यक्ति तस्वीर से किस प्रकार, तो उस व्यक्ति का पिता फोटो में मेरे पिता का पुत्र, जो व्यक्ति तस्वीर देख रहा है, जो व्यक्ति तस्वीर देख रहा है उसका कोई भाई बहन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, उसकी बहन, उसकी अपनी। आइए क्वेश्चन नंबर 92, कहता है इसको सोल्व करना है दोस्तों, तो देखिए 9 - 1/9 तो इसका क्या किया, 9 है तो 9 लिख दीजिए दोस्तों, और माइनस माइनस का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद 9 गुना इसमें करेंगे 9 और 2 11/9, 11/9 2 सॉरी 9 का लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद 11 × 33 और 3 इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 33 और 3 36/11 हो गया, भाग हो गया 5 × 7 = 35 और 1 36/7, और का मतलब गुना, तो का हो गया 60/9, इसका मान हो जाएगा। अब इसको सोल्व किए दोस्तों, तो 9 9 81, सॉरी 9 का 9 किया है, काटा इसको, पहले तो का क्रिया होता है दोस्तों, देखिए 11 से 11 कट दिया और 9 चौक 36, ये कट जाएगा, फिर ये कटेगा 9 चौक 36 और 7 से 7 बचा है क्या दोस्तों, तो ये 9 माइनस बचा है और ऊपर 4 बचा है और भागा में 4 बचा है, यहाँ बचा है तो भागा में 4, तो ये 4 से 4 कट गया और 4 एकम 4 और 9 में से 1 गया तो क्या बचा, 8 बचा है। आइए 73 कहता है यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। तो 24 कैरेट सोना बराबर 100%, तो 1 कैरेट बराबर कितना होगा 100/24 हो जाएगा, तो 22 कैरेट बराबर कितना 22 × 100/24, इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 25, यहाँ काटिए दोस्तों, यहाँ 4 से करिए, 4 छक 24 कट जाएगा और 4 दूनी 8 और यहाँ बचा है 2, 4 × 5 = 20, तो ये कट गया, तो 22 × 25/6 इसको तो सोल्व कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 91 सही 2/3% शुद्ध, ऑप्शन हो जाएगा इस प्रकार
91 सही, 2/3 ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर ये है दोस्तों 94। इसको सेम प्रोसेस है दोस्तों, इसको पूर्णांक में तोड़िए तो 2 एकम 2 है, 1 3, 3/2 हो गया दोस्तों। देखिए 3/2 कहाँ लिखा है, यहाँ तो सेम और सेम प्रोसेस किया है। या इसको कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 1 11 यहाँ पर कॉमन लेके बनाया है। देखिए 1 है, 11 है, 3 पर 1 है, 4 है, तो इसको टोटल कॉमन ले लिए दोस्तों। ये 1 11 111 100 इतना का कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसको जोड़ दिया और प्लस है वो 1/2 1/2 1/2 1/2 ये सब ले लिया और इसको जोड़िएगा दोस्तों टोटल को तो इतना आ जाएगा 1234। और इसको जोड़िए और प्लस में क्या हो जाएगा, इसका मान लीजिएगा एलसीएम लीजिएगा तो सब जोड़ के 2/2 आ जाएगा, तो 2 इसमें जोड़िएगा 1236 हो जाएगा। 1236 कहाँ है, तो ऑप्शन बी आए दोस्तों। 95 कहता है कौन सी न्यूनतम संख्या जो 5 6 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष देती है किंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं देती है। तो देखिए दोस्तों व्याख्या में 5 6 7 8 की लस पहले निकालिएगा तो 840 हो जाएगा, इसका पहले एलसीएम निकालिए तो 840 हो गया। अब कहता है कौन सी संख्या जो 3 से वो 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचती है। ठीक है, 840 को 3x मान लिया प्लस 3 शेष बचती है दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए तो ये और 8x 9 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। उसके बाद ये सोल्व करने के बाद दोस्तों यहाँ x का मान 1 2 3 4 0 हो जाएगा। इसी x के जगह 2 रखने पर हम जान पाते हैं कि संख्या 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो x के मान यहाँ 2 रख दीजिएगा दोस्तों तो 1683 हो जाएगा, जो 1683 ऑप्शन ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो आरंभिक लाभ प्रतिशत था क्या था, माना वस्तु का आरंभिक मूल्य 100 रुपया था, वस्तु के मूल्य में 60% की कमी हुई है। हम बोल रहा है 60% की कमी हुई है तो 60% की कमी 100 माइनस 60 तो 40, तो कर रहा है आरंभिक तो क्रय मूल्य तो कर रहा है 40 का 100/90 तो 400/9 हो जाएगा। और कर रहा है आरंभिक लाभ पूछ रहा है तो 100/400/9 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 500/9 आएगा दोस्तों। और इसको लाभ प्रतिशत होता है, लाभ हुआ है और उतना में कितना में 100%, ये 500/9 और इसका 9 इतना से गुना करिएगा और ये आ जाएगा 125%। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तब। आइए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 कहता बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास का आधारित है किस पर, तो कृषि पर, ऑप्शन ए। आइए बिहार की अधिकांश भाग आच्छादित है किस पर, तो कछारी मिट्टी पर, ऑप्शन बी। कहता है 99 की हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनो शोधकरी महासमान योजना शुरू की है, तो ये महाराष्ट्र ने की, ऑप्शन ए। कहता है महाराष्ट्र सरकार ने एक नई वित्तीय योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 का भुगतान किया जाएगा। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में नमो सतेकारी महासामान योजना को मंजूरी दे दी गई। कहता है यह राशि केंद्र द्वारा पीएम किसान योजना के तहत किसानों को दिए जा रहे हैं, 6,000 के अतिरिक्त हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आई नमक लिंग समावेशी पर्यटन नीति के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। कहता है इसी तरह प्रदेश के कुछ पर्यटक स्थलों पर महिलाओं बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। कहता है क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों किस रेलवे जोन ने शहीद के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है, तो उत्तर रेलवे। कहता है भारत रेलवे के उत्तर रेलवे जोन के शहीदों को श्रद्धांजलि के देते हुए अपने डीजल इंजनों के नाम शहीदों के नाम रखें। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट के माध्यम से वीडियो व तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी दी है। कहता है ट्वीट में लिखा था गया कि भारतीय रेलवे देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम करता है। उनमें से एक इंजन पर 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन कृष्णा का नाम पर लिखा गया। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इस सेट 10 में से तीसरा सेट आज कर लिए हैं दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट का तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम में जुड़कर आप पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।